खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान, तो फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान। अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीरन, जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी ओम बिरला के रोचक सियासी सफर की। पहली बारिश में खुली अयोध्या के विकास की पोल और महंत राजू दास और प्रशासन में शुरू हुई तकरार की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जय भीम के बाद जय फिलिस्तीन। लोकसभा में शपथ के दौरान ओवैसी ने लगाया नारा। बता दें, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन एआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। शपथ के बाद उन्होंने सबसे पहले जय भीम बोला, इसके बाद जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। पुणे पोर्श कांड में नाबालिग आरोपी को जमानत, बॉम्बे एचसी ने कहा हिरासत गैर कानूनी। बताते चले कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे पोर्श कांड में नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि नाबालिग की हिरासत में रखना गैर कानूनी है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 25 जून को नाबालिग को जमानत देते हुए किशोर न्याय बोर्ड को निर्देश देते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पर्यवेक्षण गृह की गैर कानून हिरासत से रिहा किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जेल से रिहा नहीं होंगे सीएम केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी। बताते चला कि पिछले दिनों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हिंसाग्रस्त मणिपुर में अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग तेज, हजारों लोगों ने सड़कों पर उतर किया प्रदर्शन। हिंसाग्रस्त मणिपुर में कुकी जो समुदाय ने अपने लिए अलग प्रशासन की मांग की है। इस संबंध में समुदाय के हजारों लोगों ने चुराचांदपुर, कांगपोकपी और टेंगनोपाल जिलों में रैलियां आयोजित की। वहीं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। शेयर बाजार में सब मंगल, सेंसेक्स पहली बार 78,000 के पार। बता दें, प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन अपने नए सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए, जहां सेंसेक्स कारोबारी सत्र के दौरान 824 अंकों की बढ़त हासिल करते हुए 78,164 के नए हाई पर पहुंचा। तो वहीं दूसरी ओर निफ्टी 216 अंकों की बढ़त के साथ 23,754 अंकों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। तो ये थी आज की हेडलाइंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज की वायरल वीडियो से रूबरू करा देते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। पीएम मोदी समेत कई सांसदों ने शपथ ले ली है और सदन के स्थायी सदस्य बन गए हैं। वहीं जहां सदन में पहले दिन हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हुई, तो वहीं इसी बीच एक बेहद सुखद तस्वीर देखने को मिली। जी हां, संसद पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक मानवीय चेहरा सामने आया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। पहले आप भी देखिए ये वीडियो। आपको बता दें, वीडियो में जो शख्स आपको गिरता हुआ दिखा, ये कोई और नहीं बल्कि बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से
निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को हराकर संसद पहुंचने वाले सांसद राजा राम सिंह हैं। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग अखिलेश यादव की फिटनेस और सरलता की तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है और आज सत्र का दूसरा दिन है। वहीं आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज सदन में लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवारों का नामांकन हुआ है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने अपने स्पीकर के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने ओम बिरला को दोबारा स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारा है। नामांकन दाखिल होने के बाद कल स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, लेकिन इसी बीच ओम बिरला के नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि ओम बिरला आखिर हैं कौन और क्यों बीजेपी ने एक बार फिर ओम बिरला पर अपना भरोसा जताया है। तो चलिए आपको ओम बिरला के सियासी सफर के बारे में विस्तार से बताते हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद के लिए आज नामांकन हो गया है और कल स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। वहीं भाजपा ने एक बार फिर ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है। जी हां, राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ओम बिरला इससे पहले 17वीं लोकसभा के स्पीकर थे। ओम बिरला का स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। ओम बिरला अगर स्पीकर बन जाते हैं तो वो कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ के बाद लगातार स्पीकर बनने वाले दूसरे नेता होंगे। बता दें, ओम बिरला की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है, तो वो 2003 में पहली बार कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से जीतकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे। 2008 में वो दूसरी बार कोटा दक्षिण से विधायक चुने गए। वहीं 2013 में उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई और लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में ओम बिरला कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से 2 लाख से अधिक वोटों से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज की और संसद पहुंचे, जहां सर्वसम्मति से उन्हें 17वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। सदन अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने सदन की कई पुरानी परंपराओं को बदला। कागजों पर चलने वाली संसदीय कार्यवाही को टैबलेट और मोबाइल पर डिजिटल स्वरूप देने का काम ओम बिरला ने किया। वहीं एक बार फिर ओम बिरला लोकसभा पहुंचे हैं। ओम बिरला का राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा का समय पार कर चुका है। कई उतार चढ़ाव के साथ उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की और उसमें एक सफल नेता बनकर भी उभरे। यही कारण है कि आज उनकी गिनती भाजपा के दिग्गज नेताओं में होती है। लेकिन इस बार उनकी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस नेता से है। ऐसे में तीसरी बार ओम बिरला स्पीकर पद पर बैठ पाते हैं कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अयोध्या का राम मंदिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। मंदिर की भव्यता और सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और आए भी क्यों ना, मंदिर बना ही इतना सुंदर है। मंदिर के अंदर की कई नक्काशी और कलाकारी उसे और भव्य और आकर्षक बनाती है। इसी को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अयोध्या के राम मंदिर की चर्चाएं होती रहती हैं। सरकार ने भी इसे बनवाने में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने सरकार के विकास की पोल खोल कर रख दी है। जी हां, अयोध्या में पहली बारिश के साथ ही राम मंदिर में छत से पानी की बूंदें टपकने लगी हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या की सड़कें भी पहली बारिश में धंस गई हैं, जिसको लेकर अब सरकार विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद सोमवार को पहली बार बारिश हुई। बारिश की वजह से राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा। आसपास के इलाकों में जल भराव हो गया और मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और इससे गर्भगृह में पानी इकट्ठा होने का दावा सामने आते ही ये चर्चा का विषय बन गया। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने भी मान लिया कि बरसात के समय पानी छत से रिस कर नीचे मंदिर में आया है। हालांकि राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्र ने सफाई देते हुए कहा कि निर्माण कार्य होने के चलते वाटर सीलिंग नहीं हो पाई है, इसी वजह से पानी नीचे आया है।
वहीं अब लोग कह रहे हैं कि बारिश ने भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में हार की राज खोल दिया है। बारिश से अयोध्या में हुए नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें एक प्रमुख सड़क पर हुए गड्ढे की भी तस्वीर है। ये गड्ढा सीवर के चारों ओर हुआ है। इसके अलावा अयोध्या रेलवे स्टेशन के बाहरी बाउंड्री गिरने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया गया है कि इसका 20 फीट लंबा हिस्सा गिर गया है। साथ ही सड़कों पर 2 और गड्ढे होने का भी दावा किया गया है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने इसे खराब विकास बताया और राम मंदिर की छत से पानी गिरने को बड़ी चूक बताया है। जाहिर है भाजपा ने राम मंदिर का निर्माण कराया है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा भी किया गया है। लेकिन पहली बारिश ने ही भाजपा के दावों की पोल खोलकर रख दी है। विपक्ष को भी भाजपा को घेरने का एक मुद्दा मिल गया है। पहले ही भाजपा अयोध्या में हार से शर्मिंदा है और आलोचनाओं का सामना कर रही है। ऐसे में इस बारिश ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। अब इसकी भरपाई भाजपा कैसे करती है, क्या सफाई देती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में महंतों का स्थान ऊंचा है। यहाँ के महंत जितना धार्मिक महत्व रखते हैं, उतना ही सियासी महत्व भी रखते हैं। अब जब सालों से उत्तर प्रदेश में एक योगी सत्ता पर राज कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ के महंत भी खुद को सियासत से जोड़ते नजर आते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत पुजारी राजू दास का नाम तो आपने सुना ही होगा। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले पुजारी महंत राजू दास एक बार फिर छाए हुए हैं और इस बार भी वजह है सियासत। दरअसल इस बार वो अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार के साथ हुई बहस को लेकर चर्चा में है। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा की चुनावी हार को लेकर शुक्रवार को नीतीश कुमार और महंत राजू दास के बीच बहस हो गई। इसके बाद राजू दास की सुरक्षा शनिवार को वापस ले ली गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रशासन ने ऐसा करके उनकी हत्या करवाने का प्रयास किया है। वहीं उन्होंने अपनी इस बात को सीएम योगी तक भी पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि ये मसला तब से शुरू हुआ जब से महंत राजू दास ने यूपी के प्रशासन अधिकारियों को चोर बताया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कब से शुरू हुआ था ये मुद्दा और आखिर क्या है महंत राजू दास की सियासी कुंडली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अयोध्या की हार अभी भी सिरदर्द बनी हुई है। अब यूपी सरकार के 2 मंत्रियों के सामने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और अयोध्या डीएम नीतीश कुमार के बीच नोकझोंक का मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल मामला सामने आने के बाद महंत राजू दास को मिली हुई सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत राजू दास अक्सर धार्मिक मामलों और राजनीतिक घटनाओं पर अपने बयानों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। अयोध्या में हार से पहले उन्होंने क्या कहा था, पहले आप वो सुनिए। उत्तर प्रदेश में हार का सिर्फ एक कारण, पहला कारण यहाँ का डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं। जितना चोर अधिकारी है, डीएम चोर, एसएसपी चोर, तहसीलदार चोर, कानूनगो चोर, लेखपाल चोर, योगी जी के नीचे जितने अधिकारी हैं बिना पैसा लिए एक काम नहीं करता है, सब चोर हैं। इसके नाते चुनाव हारी और कोई कारण। अब प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह की मौजूदगी में सरयू अतिथि गृह में पुजारी और डीएम के बीच हुई तनातनी पर चर्चाओं का दौर थम नहीं रहा है। भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे इस पर क्या होगा। इस बीच राजू दास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूरे मामले पर अपना पक्ष रख आए हैं। उधर डीएम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि पुजारी के आपराधिक प्रवृत्ति के होने के चलते उन्होंने उनके साथ बैठने से मना कर दिया। अब आलम यह है कि हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और डीएम नीतीश कुमार के बीच हुई बहस और सुरक्षा हटाए जाने के प्रकरण में भाजपा मझधार में फंस गई है। पार्टी के बड़े नेता इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता आत्मसम्मान का सवाल उठा रहे हैं। संगठन ने इस मसले पर प्रदेश अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बहस का दौर नहीं थम रहा है। इस प्रकरण के बाद महंत राजू दास ने क्या बोला है, वो सुनिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम लोग सनातन के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और मैं आभार देता हूं जनता जनार्दन का कि तीसरी बार जनादेश मोदी जी को दिया। योगी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में हम लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया है। मैं भी 16 राज्य में चुनाव प्रचार किया और अब की बार 400 पार के नारा के साथ
पुनः प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार बनी। इसके नाते कुछ अधिकारियों को अभी भी दिक्कत है, समस्या है। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना, और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है। ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके नाते मैं उच्च स्तरीय अधिकारी से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा बहाल करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। बता दें कि डीएम ने साफ कहा है कि उनकी आपराधिक प्रवृत्ति के चलते उनकी सुरक्षा वापस ली गई है। दरअसल महंत दास के खिलाफ साल 2013 और 2017 में दर्ज पहले 2 मामले दर्ज हैं, जिसमें धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन, धरना और पुतले जलाने का मामला है। वहीं 2023 में दर्ज मामला हनुमानगढ़ी के ही एक साधु की शिकायत पर आधारित था। फिलहाल राजू दास ने सीएम योगी से न्याय मांगा है। इसलिए अब देखने वाला विषय ये होगा कि एक महंत दूसरे महंत की कैसे मदद करता है। देखा जाए तो एक बात तो तय है कि महंत राजू दास के मसले पर सीएम योगी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे। एक तरफ उनके अधिकारियों की साख दाव पर है, तो दूसरी ओर महंत समाज उनसे न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसे में सीएम योगी इस मसले में क्या फैसला लेते हैं, ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए निचली अदालत द्वारा उनको जमानत दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के बाद पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में जिला परिषद स्कूल के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना से संबंधित तमाम लंबित मुद्दों पर चर्चा की। वहीं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं पा पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। वहीं दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने 5 दिन बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। मंगलवार तड़के तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। बिगड़ती तबीयत को देखते हुए ये हड़ताल खत्म कर दी गई। वहीं आपातकाल की 49वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। पीएम मोदी ने कहा, इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस ने आजादी को खत्म कर दिया था और संविधान को रौंद दिया था। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पॉर्श कांड में नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि नाबालिग को हिरासत में रखना गैर कानूनी है। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस अपनी 99 सीटें जीतकर खुशियां मना रही है। 16वीं और 17वीं लोकसभा के चुनाव नतीजों की तुलना में देखें तो 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 99 सीटों पर जीत बड़ी कही जा सकती है। इस पर कांग्रेस नेताओं का इतराना स्वाभाविक भी है। राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व इस तरह खुश हो रहा है मानो उसने बड़ा तमगा हासिल कर लिया हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कामयाबी इतनी बड़ी है कि पार्टी को इसकी खुशी में झूमना चाहिए। देश पर सबसे ज्यादा और तकरीबन सभी राज्यों में सबसे अधिक वक्त तक जिस पार्टी की सरकार रही हो, क्या उसके लिए ये जीत बड़ी मानी जा सकती है। 5 साल पहले के आम चुनावों की तुलना में 2024 में कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। दिलचस्प ये है कि इनमें पिछली बार जीती गई 13 सीटें शामिल नहीं हैं, क्योंकि 13 सीटें कांग्रेस हार चुकी है।
फिर भी पार्टी ऐसे उछल रही है मानो उसने 300 सीटें जीत ली हों। पार्टी कुछ वैसे ही खुश नजर आ रही है जैसे 4 दशक पहले के चुनाव में मिली जीत से खुश थी। कांग्रेस से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो 3 चुनाव हो चुके हैं और वो 100 का आंकड़ा तक नहीं छू पाई है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।